हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेस क्लासेस में। तो शुरू करते हैं हिंदी क्लास, जिसका आज का टॉपिक है समास। अब समास होते क्या है? ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में हिंदी जिस एग्जाम में आती है, उसमें आपको समास के क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे कि जो प्रश्न है समास का कि कौन सा समास हो गया, कोई भी क्वेश्चन में जैसे दे दिया जाता है, जैसे विद्यालय आ गया, उसका समास विग्रह आपको करने का आ जाता है। राजपुत्र, भाई बहन, या फिर इसमें भाई और बहन, तो या तो समास विग्रह के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर उसका जो समास है वो पहचानने में आ जाता है कि वो किस तरीके से और कौन सा समास है। तो समास का अगर देखा जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि डेढ़ या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बना शब्द होता है वो क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। और उस किसी भी शब्दों का दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करें या फिर उसका छोटा रूप करें, वह समास कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि आपका ये है गया विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर, तो क्या मिलकर बन जाएगा? हमारे विद्यालय बन जाएगा। इसी तरीके से रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? हमारा रसोई घर हो जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिले रसोई के लिए घर, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रसोई घर हो जाएगा। एक नया शब्द बना, और कौन सा बना? एक सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो क्या हो जाएगा? हमारा समास कहलाएगा। तो समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। पहला क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। अब हमने एक एग्जाम्पल देखा था, पहले देखा था कि विद्यालय यानी कि विद्या का घर, विद्यालय का हम दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? हम विद्या का घर, यानी कि विद्या क्या है? हमारा पहला पद हो गया, और विद्या का घर यानी कि घर क्या हो गया? हमारे उत्तर पद, यानी कि बाद का पद हो गया। सामासिक शब्द या समस्त पद समास के नियमों से निर्मित सब शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि राजपुत्र। अब राजपुत्र को हम दूसरी भाषा में हम कैसे पढ़ेंगे हम राजा का पुत्र। और अगर उसको सामासिक रूप में अगर हम देखा जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम राजपुत्र। और उसका विग्रह किया जाए तो हमारा कैसे पढ़ेंगे? हम राजा का पुत्र। आगे हम पढ़ेंगे समास विग्रह। और समास विग्रह होते क्या है? अलग अलग क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम में आपके आ जाता है कि इस शब्द का समास विग्रह कीजिए, या फिर ये कौन सा समास कहलाता है। जैसे कि सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था राजा का पुत्र या राजपुत्र, तो राजा का पुत्र क्या है? मेरा समास विग्रह हो गया। जैसे रेल की गाड़ी, तो क्या हो जाएगा? हमारा रेलगाड़ी हो गया। और रेलगाड़ी को हम कैसे समास विग्रह करेंगे? रेल की गाड़ी। ठीक उसी तरीके से छोटे रूप में अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? नीलकंठ। अगर हम देख लेते कभी कभी एग्जाम में हमारे क्या आ जाता है? नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, तो क्या हो जाएगा? हमारा नीलकंठ। तो ये क्या है? हमारा समास विग्रह हो गया। अब इसके हमने पद तो देख लिए, हमने समास विग्रह देख लिया। अब इसके पद आ जाते हैं। पद के बाद में क्या है? उत्तर पद आ गया, और क्या हो गया? हमारा पूर्व पद। किसी भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पूर्व पद क्या होता है? हमारा पहला शब्द हो गया है, और जो उत्तर पद यानी कि बाद का शब्द क्या हो गया? हमारा, जैसे कि हमारा नीलकंठ हो गया, नील क्या हो गया? हमारा पूर्व पद हो गया, पहला शब्द हो गया, यानी कि पहला पद। और दूसरा पद क्या हो गया? हमारा कंठ, यानी कि उत्तर पद। अब समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के हमारे 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला भेद हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। और इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में अव्यय पूर्व और क्या होता है? नामपद पूर्व। ठीक है। और दूसरा भेद कौन सा होता है? हमारा तत्पुरुष समास। तो इसके कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास में होते हैं हमारे कर्मधारय समास, दीर्घ समास, लुप्त कारक चिन्ह समास, अलोक, उपपद,
नज और लुप्त पद। और तीसरा समास है हमारा बहुवीर्य समास। इसके कौन कौन से, इसके भी पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य लोक, व्यतिहार। और हमारा चौथा समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एक शेष यानी कि व्रति द्वंद्व। संस्कृत में दीर्घ और कर्णधारय को अलग अलग भेद माना जाता है, लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत की जाती है, यानी कि इसको हिंदी में एक साथ पढ़ा जाता है तत्पुरुष समास में। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रधान खंड कहते हैं। और गौण खंड किसे कहते हैं? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? गौण खंड कहते हैं। प्रमुख समास हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला है अव्ययीभाव समास में जो पद की प्रधानता होती है वो कैसी होती है? पूर्व पद की होती है। कैसी होती है? पूर्व पद की होती है। और अगर तत्पुरुष समास में जो पद की प्रधानता होती है वो उत्तर पद की प्रधानता होती है। अगर द्वंद्व समास की बात की जाए तो इसके दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। और बहुवीर्य समास में क्या होता है? दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं। अगर अव्ययी समास में अगर देखा जाए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ग्राफ के द्वारा अगर इसे हम समझें, अव्ययी भाव समास कैसे होता है? पहला पद कैसा होता है? अव्यय होता है और उत्तर पद होता है। और पूर्व पद कैसा होता है? इसमें प्रधान होता है, जिसमें जैसे कोई समास है जैसे कि विद्यालय, तो उसमें पहला पद कैसा होगा? विद्या कैसा हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। और आलय कैसा हो जाएगा? हमारा अप्रधान हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। पहले पद नामपद समास में पहला पद या अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का बहुत प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख ले, यानी कि जो पद है पहला समस्त पद है प्रतिदिन, अगर अव्यय में देखा जाए प्रति प्लस दिन, अगर इसका विग्रह देखा जाए तो क्या हो जाएगा? दिन दिन हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। आमरण, आप प्लस मरण यानी कि मरण तक। अनहत, अनु प्लस रूप क्या हो जाएगा? हमारा रूप के योग्य। और यथाक्रम, यथा प्लस क्रम क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। भर पेट, भर प्लस पेट यानी कि क्या हो जाएगा? पेट भर। इसके अगर हम विग्रह देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां क्या कहलाता है? हमारा समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर इसको ग्राफ के द्वारा देखा जाए तो पहला पद पूर्व पद कहलाता है जो विशेषण कहलाता है, और उत्तर पद कैसा हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। तो पहला पद कैसा होता है? हमारा अप्रधान होता है, और दूसरा पद कैसा होता है? हमारा प्रधान होता है। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत जो विभक्ति चिन्हों से पार को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में हिंदी के कुछ ऐसे समाज भी आ गए हैं जिसे विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे मित्रों को जीतने वाला क्या कहलाता है? हमारा मृत्युंजय। जैसे कि शिव। विश्व को भरने वाला विशंभर यानी क्या कहलाता है? हमारा ईश्वर। अनेकों वह पद, दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह हो जाता है। जैसे कि दही प्लस बड़ा क्या हो जाएगा? हमारा
दही में डूबा हुआ बड़ा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, पर उससे हमें समझना होता है कि ये कौन सा इसमें समास है। ये हमारा क्या है, दूसरा तत्पुरुष समास में हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें, जैसे कि पहला हो गया हमारा कर्म, गिरह गिट या गिरह कट, गिर को काटने वाला, स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा क्या हो गया हमारा करण, मन चाहा, मन से चाहा, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। तीसरा क्या हो गया हमारा संप्रदान, रसोई घर, रसोई के लिए घर। चौथा क्या हो गया हमारा अपादान, देश निकाला, देश से निकाला, रण मुक्त, रण से मुक्त। पांचवा क्या हो गया हमारा संप्रदान, गंगा जल, यानी कि क्या हो गया इसका, गंगा जल का क्या हो गया हमारा, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। छठा क्या हो गया हमारा अधिकरण, नगरवास, यानी कि नगर में वास। आप बीते, आप पर बीती। अब आगे हम पढ़ेंगे नज समास। नज समास क्या होते हैं, जिस शब्द में ना के अर्थ में आ या अन का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, नज समास कहते हैं। जैसे कि असभ्य, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ना सभ्य। अनंत, अनंत को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो या ना अंत। अभाव, ना भाव, जिसमें कोई भाव ना हो, तो इसका हम अभाव को हम क्या पढ़ेंगे, हम ना भाव। असंभव, जो संभव ना हो सके उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, ना संभव। और इसमें आ जाएगा हमारा कर्मधारय समास, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान की उपमेय का संबंध हो, वह क्या कहलाता है, हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देख लें, नीलकंठ, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा नील प्लस कंठ, यानी कि नीलाकंठ। नीलकमल, नील प्लस कमल क्या हो जाएगा हमारा नीला कमल। पीतांबर, पीत प्लस अंबर क्या हो जाएगा हमारा पीला वस्त्र। महादेव, महा प्लस देव क्या हो जाएगा हमारा महान देव। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन में आ जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं और देखने मिल जाते हैं। जैसे कि नीलाकंठ, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, इसका विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ। आगे के अगर हम समास में देखेंगे तो इसके अनेक रूप देखने को मिलेंगे और उसमें पहचानना होगा नीलकंठ। कभी कभी क्या हो जाता है हमारे एग्जाम में, जैसे हिंदी के कोई एग्जाम में, कोई भी आप जैसे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम में देते हैं, तो पहचानने में आ जाता है। अब हमने तो पढ़ लिया कर्मधारय समास में नीलकंठ, और यही क्वेश्चन अगर बहुवीर्य में आ जाए या द्वंद्व में आ जाए तो उसको हमें पहचानने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुवीर्य समास है या फिर ये कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो इसकी विशेषता हमें देखनी पड़ेगी और पहले इसका विग्रह करके देखना पड़ेगा ये पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो नीलकंठ का क्या हो गया, नीलाकंठ, नीला है जिसका कंठ, और वो कौन कहलाते हैं, हमारे शिव कहलाते हैं। ठीक है, पीतांबर, पीत प्लस अंबर क्या हो जाएगा हमारा पीला वस्त्र, और पीला वस्त्र कौन धारण करता है, हमारे श्री राम करते हैं। तो इस तरीके से जिसका या फिर जिसके, वो आगे के समाज में हम पढ़ेंगे। पर इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौन सा पद कहाँ पे विशेषण है और कहाँ पे विशेष्य है। ठीक है, महानता की बात की जाए तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे, और ये पूछ लिया जाता है कि कर्मधारय समास में इसको कैसे पढ़ेंगे। महान है वो आत्मा। ठीक है, सत धर्म, यानी कि सत है जो धर्म, और अथ पका, यानी कि आधा है जो पका। ठीक है, लुप्तकारक समास चिन्ह तत्पुरुष, इसमें अगर ग्राफ के द्वारा देखा जाए कर्म तत्पुरुष, जिसमें विभक्ति जो लोप हो जाती है यानी कि लुप्त हो जाती है को, से और द्वारा, और करण में क्या हो जाती है से या फिर द्वारा लुप्त हो जाती है। संप्रधान तत्पुरुष के लिए क्या हो जाता है
के लिए अपादान तत्पुरुष में क्या हो जाता है, लुप्त से, यानी कि अलग होने का भाव। अब हमने करण तत्पुरुष में और अपादान में से द्वारा, यानी कि जो कनेक्ट है, जो इससे जुड़ा हुआ है, और अपादान में से यानी कि वो अलग हो रहा है। जैसे कि किसी पेड़ से फल गिरा तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, राम घर से बाहर गया, यानी कि जो शब्द, यानी कि जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, जो व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु किसी चीज से यानी किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, वो क्या कहलाता है, हमारा अपादान तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, और संबंध तत्पुरुष की अगर बात की जाए, की सॉरी, तो ये क्या हो जाता है, हमारा संबंध, यानी कि उससे संबंधित। और अधिकार तत्पुरुष में क्या हो जाता है, में और पर का विलुप्त हो जाता है। इसी नियम को अगर ग्राफ के द्वारा देखा जाए, कर्मधारय में पूर्व पद कैसा होता है, हमारा अप्रधान होता है, और उत्तर पद कैसा होता है, हमारा प्रधान होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले तथा विशेषण में बाद भी आ जाते हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम, जैसे क्या हो गया हमारा, पुरुष कैसा हो गया, हमारा संज्ञा हो गई, और उत्तम क्या है, हमारा पुरुष तो है पर वह कैसा है, उत्तम है। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण। उत्तम क्या है, हमारी विशेषता उस पुरुष की। और पुरुषोत्तम हम किसके लिए उपयोग में लाते हैं, हमारे राम जी के लिए लेके आते हैं। ऋषि है, ऋषि क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई। और वर, ऋषि तो है, वर है, वो वर क्या है, हमारी श्रेष्ठ। वर को हम दूसरे भाषा में देखा जाए तो क्या कहलाता है, हमारे श्रेष्ठ। ऋषि तो है, वो कैसे हमारे श्रेष्ठ हैं, तो क्या हो गई, श्रेष्ठ या वर हमारी विशेषता हो गई। ठीक है, इस स्थिति में कर्मधारय का उल्टा ग्राफ भी बनता है। जैसे कि पूर्व पद, अब पूर्व पद कैसा हो गया, हमारा प्रधान हो गया, जैसे कि विशेष्य। और उत्तर पद यानी कि बाद का पद कैसा हो गया, हमारा अप्रधान हो गया, यानी कि विशेषण। अगर तत्पुरुष समास में दूसरा अगर समास देखा जाए तो वो क्या होता है, हमारा द्विगु समास होता है। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक, यानी कि कोई संख्या आए, किसी भी शब्द में संख्या आए, एग्जाम में अगर आप देखने को मिल जाता है, जैसे क्वेश्चन में देखते हैं चौराहा, यानी कि चार है जिसकी राह, उसको पहचान में आज आपके आ जाएगा, जिसमें संख्यावाचक जो शब्द है वो कैसे समास कहलाता है, हमारा द्विगु समास। जैसे पंचरत्न हो गया, पंचशील हो गया, और चौमुखी हो गया, नवरत्न हो गए, जिसमें किसी संख्या का बोध हो, वो क्या कहलाता है, हमारा द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे कि अगर इसके उदाहरण देखे जाए, पंचवटी, 5 प्लस वटी कितने हो गए उसके, 5 वट। विशेष्य मतलब अगर इसका अर्थ देखा जाए, पंचवटी का मतलब क्या हो गया, इसका 5 वट, और वटी का मतलब क्या हो गया, हमारा वृक्ष। शत, शताब्दी, शत प्लस अब्दी, यानी कि 100 अब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह। इसी नियम को ग्राफ के द्वारा देखा जाए, जो पहला पद होता है वह कैसा होता है, हमारा अप्रधान होता है, और उत्तर पद वह कैसा होता है, हमारा प्रधान होता है। ठीक है, इसमें उपपद तत्पुरुष देखते हैं तो इसी द्विगु समास में हम ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार, शर या ज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास के शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नपचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने वाले होते हैं। ठीक है, इसमें अगर समास पद देखा जाए, स्वर्णकार, और इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, स्वर का काम करने वाला, दिनकर दिन को काम करने वाला, चर्मकार
चर्म का काम करने वाला नभचर, नभ में विचरण करने वाला, यानी कि नभ में कैसे विचरण करने वाला, नभ में घूमने वाला। और नभ में कौन कौन घूमते हैं, जितने भी हमारे पक्षी होते हैं, ठीक है। राजनीतिक, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करना। और स्वस्थ, स्व में स्थिति रखने वाला, ठीक है। लुप्त पद, तत्पुरुष, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि तुला दान, तुला से बराबर करके किया जाने वाला दान। पहले क्या करते थे लोग, जितना उनका वजन होता था उसके समान ही वो किसी को दान कर दिया करते थे। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। वन मनुष्य, वन में रहने वाला मनुष्य, यानी कि पहले जमाने में जो आदि मानव रहते थे उनको वन मनुष्य भी कहते थे। पाठशाला, पढ़ किसे कहते हैं, घास को कहते हैं, घास से बनी हुई शाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया है। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत यानी कि जहाज, ठीक है। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, यानी कि आंखों में जो आंसू आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम अश्रु गैस कहते हैं। जलयान, जल पर चलने वाला यान यानी कि जहाज। तीसरा हमारा आ जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। जिस सामासिक शब्दों में दोनों पद कैसे होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह क्या कहलाता है, हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई बहन, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। माँ बाप, माँ और बाप। दाल भात, दाल और भात। खरा खोटा, खरा या खोटा, ठीक है। खरा या खोटा ही पढ़ेंगे, खरा और खोटा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो है इसका अर्थ देखा जाए तो एक ही होता है, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, खरा या खोटा। आगा पीछे, यानी कि आगा और पीछे, इसको हम आगे और पीछे भी पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी की अगर बात की जाए तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आगा और पीछा, ठीक है। तो द्वंद्व समास में अगर पहचानने में, अगर एग्जाम में आ जाता है भाई बहन, तो आप तुरंत पहचान में आ जाओगे। इसका विग्रह अगर करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे, भाई और बहन। और भाई और बहन अगर पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे आप, भाई बहन कर देंगे। इसी ग्राफ को अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास में पूर्व पद कैसा होता है, हमारा प्रधान होता है, और जो उत्तर पद कैसा होता है हमारा, वो भी प्रधान होता है, ठीक है। और दोनों पद को जोड़ने वाला जो समुच्चय हो जाता है वो कैसा हो जाता है, हमारा लुप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, लुप्त हो जाता है। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और क्या होता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। चौथा हमारा आ जाता है बहुवीर्य समास। अब बहुवीर्य समास के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते आ जाते हैं, वो अन्य समास के जैसे आ जाते हैं, और इसी में हम क्या कर जाते हैं, हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं हमारे गलत। तो उसके पहले नियम जान लेते हैं, उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि बहुवीर्य समास होते क्या है। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि उसकी प्रधानता ना हो, ना पूर्व पद में प्रधानता हो ना उत्तर पद में प्रधानता हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, अभी हमने तत्पुरुष समास में भी हमने पढ़ा था, नीलकंठ पढ़ा था, और ये बहुवीर्य समास में भी ये क्या आ गया, हमारा शब्द आ गया नीलकंठ। नीला कंठ है जिसका, वे कौन है, हमारे शिव है। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, वो क्या है, हमारे शंकर यानी कि शिव। और चक्रपाणी, चक्र है पानी, यानी कि पानी मतलब हाथ में, वे कौन है, हमारे विष्णु भगवान। इसी नियम को अगर हम ग्राफ के द्वारा देखें तो पहला पद कैसा होता है हमारा,
और जो पूर्व पद कैसा होता है हमारा, अप्रधान होता है। और उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद कैसा होता है हमारा, अप्रधान होता है। और जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद मिलने पर जो तीसरा पद कैसा हो जाता है हमारा, प्रधान हो जाता है। और अलग ही उसका जो वाक्य है, उसका जो अर्थ है वो अलग ही मिलता है। तो वो क्या कहलाता है हमारा, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था नीलकंठ। तो नीलकंठ किसका हो गया हमारा, हमारे शिव भगवान का हो गया। चंद्रमौली, जिसके सिर पर चंद्रमा है, वो कौन है, हमारे शंकर भगवान है। और चक्रपाणी, ये क्या हो गए, हमारे विष्णु भगवान हो गए। और पीताम्बर, जिसने पीले वस्त्र धारण किया हुआ है, वो कौन हो गया, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अगर बात की जाए बहुवीर्य समास की, तो इसमें जिसका, जिस शब्द में अगर उसको अलग विग्रह करने पर जिसका, जिसके आए, तो वह क्या कहलाते हैं, हमारे बहुवीर्य समास कहलाते हैं। का, की, को, ये हमारे तत्पुरुष समास में कहलाते हैं। या फिर अगर भाई बहन या फिर भाई और बहन, ये हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे द्वंद्व समास में आ जाते हैं। तो ये कुछ जानने वाले एक छोटी सी ट्रिक होती है कि हम एग्जाम में हम कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो समास में, कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा समास डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये द्वंद्व समास है, या फिर हमारा कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। और द्विगु समास की अगर पहचान की जाए तो वो क्या हो जाता है, हमें किसी कोई भी संख्या दे दी जाती है। जैसे चौराहा हो गया, चौमुखी हो गया, नवरत्न हो गया और शताब्दी हो गया। तो ये पहचान में आ जाता है कि हाँ, शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 100 वर्षों वाला। ठीक है, तो पहचान में आ जाते हैं कि हाँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपकी हिंदी में पैराग्राफ के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो पैराग्राफ में भी आप क्या करेंगे, वही इसके नियम है। बस पहचानना होता है कि वो बहुवीर्य समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है, या फिर द्वंद्व समास है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।